शुभ प्रभात। आज 25 मई 2026 है और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं के इस निष्पक्ष बुलेटिन में स्वागत है। जी सुप्रभात। आज के हमारे इस गरिमापूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रसारण का जो उद्देश्य है वो बिना किसी सनसनी या भय के केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करना है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आज का ये गहन विश्लेषण प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसका निर्माण स्टाइलो न्यूज द्वारा किया गया है। जी हाँ, स्टाइलो न्यूज, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि स्टाइलो न्यूज असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का ही उपभोक्ता संस्करण है। मतलब जो तकनीक मूल रूप से सरकारी, सैन्य और वैश्विक व्यापारिक निर्णय निर्माताओं के लिए विकसित की गई थी, वो अब उपलब्ध है। जी, इसका अर्थ ये है कि इस प्रसारण के माध्यम से विश्व स्तरीय कूटनीतिक और रणनीतिक उपकरणों तक अब एक अनूठी पहुंच प्राप्त हो रही है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का शीर्षक है द ईरान क्राइसिस ब्रीफ, गल्फ टेंशंस एंड डिप्लोमेसी। और इसका मुख्य केंद्र मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन पिछले 2 हफ्तों के महत्वपूर्ण तथ्यों, उन प्रमुख निर्णय निर्माताओं के दृष्टिकोण और भविष्य के संभावित घटनाक्रमों को बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्तुत करना है। देखिए, इस पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए हमें घटनाओं को अलग अलग देखने के बजाय उनके बीच के अंतर संबंधों को समझना होगा। तो इस बहुस्तरीय रणनीति की सबसे निचली परत यानी जमीनी हकीकत से शुरुआत करते हैं। जी, जमीनी स्तर पर जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 1 मई 2026 की घटना का विश्लेषण करें तो कुवैत के बुबियान द्वीप पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC से जुड़े 6 सशस्त्र गुटों ने घुसपैठ की कोशिश की। हाँ, काफी गोलीबारी हुई, गिरफ्तारियां भी हुईं और कुवैत ने इसके खिलाफ एक कड़ा राजनयिक विरोध भी दर्ज कराया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ईरान किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है तो एक छोटे से द्वीप पर इस तरह की सीमित घुसपैठ का क्या रणनीतिक औचित्य हो सकता है? मतलब ये तो बेवजह ध्यान आकर्षित करने वाली बात लगती है। बुबियान द्वीप का चयन कोई संयोग नहीं है। यह द्वीप कुवैत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है। क्योंकि वो जलमार्गों के करीब है? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर इराक और ईरान के जलमार्गों के पास स्थित है। देखिए, जब IRGC से जुड़े गुट वहां घुसपैठ करते हैं तो वो असल में जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते। तो वे असल में कर क्या रहे हैं? वे एक स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC देशों की क्षेत्रीय सीमाओं और उनकी प्रतिक्रिया के समय को मापा जा रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। जी, ये देखना मुख्य उद्देश्य है कि कुवैत के तटरक्षक कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी रडार प्रणालियां कितनी प्रभावी हैं, और शायद ये भी कि उनके सहयोगी देश कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या कुवैत के सहयोगी देश जैसे कि अमेरिका या सऊदी अरब इस छोटी सी घटना पर कोई कड़ा सैन्य या कूटनीतिक कदम उठाते हैं या नहीं। यानी ये सीधे तौर पर एक भूकंपीय फॉल्ट लाइन या सेस्मिक फॉल्ट लाइन पर दबाव डालकर देखने जैसा है कि दरारें कहां से उभरती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। अगर सीमा पर यह परीक्षण सफल रहता है और कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमलावर को एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। जी, और यही कारण है कि हम अब जमीनी सीमाओं से आगे बढ़कर सीधे बुनियादी ढांचे पर खतरे मंडराते हुए देख रहे हैं। ताज़ा खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अपनी 90% भूमिगत मिसाइल भंडारण और लॉन्च सुविधाओं तक पुनः पहुंच प्राप्त कर ली है। यह एक बहुत ही चिंताजनक तथ्य है। इसका अर्थ यह है कि उनके पास अब न केवल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं बल्कि स्वॉर्म ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को एक साथ लॉन्च करने की पूरी क्षमता बहाल हो चुकी है। और इस क्षमता का प्रदर्शन केवल कागजों पर नहीं हो रहा है। अगर हम हालिया घटनाओं को जोड़ें तो इराक की ओर से सऊदी अरब में प्रवेश करने वाले ड्रोन्स को नष्ट किया गया। जी हाँ, और संयुक्त अरब अमीरात के बराखर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास भी ड्रोन गतिविधि की रिपोर्टें आई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उमरास, तनूरा तेल टर्मिनल और अल असद या अल उदीद जैसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी खतरे मंडरा रहे हैं। देखिए, इसे सैन्य रणनीति की भाषा में हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन या क्षैतिज विस्तार कहा जाता है।
क्षैतिज विस्तार मतलब संघर्ष को फैला देना। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है कि संघर्ष को एक भौगोलिक बिंदु तक सीमित रखने के बजाय उसे पूरे क्षेत्र में इस तरह फैला देना कि विरोधी को ये समझ ही ना आए कि अपनी रक्षा पंक्तियों को कहाँ केंद्रित किया जाए। तो ईरान स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहा है कि यदि सऊदी अरब, यूएई या बहरीन अमेरिका या इजराइल का सहयोग करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। हाँ, और ये रणनीति यूएई की लिटिल स्पार्टा सैन्य अवधारणा की सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी को उजागर करती है। लिटिल स्पार्टा अवधारणा का अर्थ है कि यूएई ने अपनी सेना को अत्यधिक आधुनिक तो बना लिया है, लेकिन उनका पूरा देश भौगोलिक रूप से बहुत छोटे क्षेत्र में सिमटा हुआ है। सही कहा। उनके ऊर्जा संयंत्र, वित्तीय केंद्र और बंदरगाह सब कुछ एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझ से परे है। मुझे थोड़ा तार्किक रूप से सोचने दीजिए। जी बताइए। सैन्य ठिकानों या तेल टर्मिनलों को निशाना बनाना कूटनीतिक खेल का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पानी की आपूर्ति करने वाले विलवणीकरण संयंत्रों यानी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले की धमकी देना, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। खाड़ी देशों में तो मीठा पानी ही जीवन का आधार है। ऐसे शुद्ध रूप से नागरिक ढांचे पर हमला करना तो एक बहुत बड़ी रेड लाइन पार करना होगा। जी, तकनीकी रूप से देखा जाए तो क्या ऐसा करने से ईरान पर तत्काल और सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य हमला सुनिश्चित नहीं हो जाएगा? देखिए, कूटनीति और युद्ध के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है, जिसे नियंत्रित डराने धमकाने या कैलिब्रेटेड इंटिमिडेशन कहा जाता है। कैलिब्रेटेड इंटिमिडेशन? हाँ, ईरान वास्तव में उन पानी के संयंत्रों को मिसाइलों से नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वे उस खतरे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक मनोवैज्ञानिक दबाव। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी देश के नागरिकों को ये लगने लगे कि कल सुबह उनके घरों में पानी नहीं आएगा, तो वहां कैसी दहशत फैलेगी। शेयर बाजार गिर जाएंगे, विदेशी निवेशक बाहर भागने लगेंगे। जी, और जनता अपनी ही सरकार पर दबाव डालेगी कि वो अमेरिका का साथ ना दे। ये बिना एक भी गोली चलाए विरोधी देश को बंधक बनाने की रणनीति है। ये रणनीति निश्चित रूप से किसी भी देश के आंतरिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। और जब हम अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की बात करते हैं तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का जिक्र अनिवार्य हो जाता है। दुनिया का 20% तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। जी, और स्रोतों के अनुसार ईरान ने वहां एक नया सुपरविजन एरिया या निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जो चीज सबसे अधिक चौंकाने वाली है वो केवल जहाजों की चेकिंग नहीं है। सबसी इंटरनेट केबल्स जो महासागरों के नीचे से गुजरते हैं, उन पर ट्रांजिट शुल्क लगाने की नई योजना सामने आई है। ये आर्थिक नियंत्रण का एक नया रूप है। समुद्र के तल में पड़े केबल पर कोई देश शुल्क कैसे लगा सकता है? ये भौतिक और कानूनी रूप से कैसे संभव है? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल कानूनी और तकनीकी दांव-पेच है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश की एक समुद्री सीमा होती है। जी। ईरान ये तर्क दे रहा है कि जो इंटरनेट केबल्स उसके इस नए सुपरविजन एरिया से गुजर रहे हैं, वे उसकी संप्रभुता के दायरे में आते हैं। लेकिन केबल्स तो समुद्र के नीचे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें चालू रखने के लिए लगातार मेंटेनेंस जहाज़ों की आवश्यकता होती है। ईरान उन जहाज़ों को डरा सकता है, उन्हें वहां मरम्मत का काम करने से रोक सकता है। जब तक कि कंपनियां एक भारी शुल्क का भुगतान न करें। बिल्कुल, ये एक तरह का आधुनिक समुद्री कब्जा है। ये तो दुनिया के सबसे व्यस्त हाईवे पर एक अनाधिकृत और जबरन टोल बूथ स्थापित करने जैसा है। जी, बहुत सटीक उपमा है। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर ईरान ने एक और पहल की है। उन्होंने हॉर्मुज़ सेफ नामक एक समुद्री बीमा मंच की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से बिटकॉइन समर्थित है। ये कदम पश्चिमी देशों के पूरे तंत्र पर एक सीधा प्रहार है। इस बिटकॉइन बीमा प्रणाली की तकनीकी चतुराई वाकई में बहुत हैरान करने वाली है। देखिए, पारंपरिक रूप से वैश्विक समुद्री बीमा पर पश्चिमी वित्तीय संस्थानों का एक अधिकार है। जी। बिना बीमा के कोई भी जहाज अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर प्रवेश नहीं कर सकता। सही कहा। जब पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाते हैं तो वे जहाजों का बीमा रद्द कर देते हैं। ईरान ने इस हॉर्मुज़ सेफ और बिटकॉइन का उपयोग करके एक विकेंद्रीकृत बीमा प्रणाली तैयार की है। तो ब्लॉकचेन पर होने वाले लेन देन को अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली द्वारा ब्लॉक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। वे जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद करके युद्ध भड़काने के बजाय
पश्चिमी प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए सीधे राजस्व उगाने का एक नया तंत्र बना रहे हैं। इस कदर तकनीक का इस्तेमाल ये साबित करता है कि कूटनीति के नियम बदल चुके हैं और इस आर्थिक और नौसैनिक दबाव के जवाब में वैश्विक समुदाय भी सक्रिय है। जी, एक बहुत ही जटिल और बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर कूटनीतिक स्थिति उभर रही है। जैसे कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा तेहरान और इस्लामाबाद में मध्यस्थता के प्रयास किए जा रहे हैं। संकट पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वर्तमान में सैन्य हमलों को रोकने की खबरें हैं ताकि कूटनीति को एक अवसर दिया जा सके। और इस बीच यूरोपीय संघ IRGC से जुड़े ईरानी सैन्य अताशे पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। इन सब के बीच जिस एक देश का रुख सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है वो है भारत। जी, भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने सीधे तौर पर अपने वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत अपनी नौसेना की तैनाती कर दी है। और इसके साथ ही चीन की भूमिका भी है, जो तेल का बड़ा खरीदार है और गुप्त हथियारों की बिक्री भी कर रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि भारत के ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा की सफलता और क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के सामने आ रही चुनौतियां ये बदलती वैश्विक शक्ति का स्पष्ट संकेत हैं? बिल्कुल। अमेरिका और इजरायल जहां जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भारत सीधे तौर पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर रहा है। ये एक बहुध्रुवीय विश्व की निशानी है। उच्च स्तरीय कूटनीति से अब जमीनी स्तर पर जनता की भावना की ओर मुड़ते हैं। एक्स और अन्य सोशल मीडिया स्रोतों का विश्लेषण क्या कहता है? सोशल मीडिया का डेटा दर्शाता है कि जन भावना का स्पष्ट रुझान ईरानी शासन और IRGC के खिलाफ है। लोग अत्यधिक आलोचना कर रहे हैं। जी, ये दर्शाता है कि व्यापक जनमानस किसी भी तरह के युद्ध के खिलाफ है और व्यवस्था परिवर्तन का समर्थन कर रहा है। और एक गहरा डर पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसे तेल रिसाव और संभावित डिजिटल ब्लैकआउट को लेकर भी है। ये डर पूरी तरह से वाजिब है। आगामी 24 से 72 घंटों में कुछ चीजों पर ध्यान रखना होगा। जी, वो क्या है? हुर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों का उत्पीड़न बढ़ सकता है और ईरान, इराक या यमन से प्रॉक्सी समूहों द्वारा अप्रत्यक्ष ड्रोन हमले करवा सकता है। तो चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि कूटनीतिक विराम के बावजूद तनाव का स्तर अत्यधिक ऊंचा है। जी बिल्कुल, ये केवल एक ठहराव है। और अब इस 1960 के दशक के गंभीर और औपचारिक न्यूज़ एंकर वाले अंदाज से थोड़ा बाहर आते हैं। हाँ, वाकई आज का ये डीप डाइव सच में बहुत सी नई परतों को खोलने वाला था। बिल्कुल, मतलब ये बातचीत इतनी जानकारीपूर्ण रही कि समय का पता ही नहीं चला। जी, और जब हम भू राजनीति को तकनीक और आम जनता की भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सही कहा, लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना जरूरी है जिस पर शायद अभी बात नहीं हुई है। वो क्या है? जरा सोचिए, यदि ईरान का ये बिटकॉइन आधारित समुद्री बीमा यानी हॉर्मुज सेफ वैश्विक शिपिंग में सफल हो जाता है तो क्या होगा? अरे वाह, ये तो पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिला देगा। हाँ, क्या ये भविष्य में पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जाने वाले वैश्विक वित्तीय प्रतिबंधों के पूरे तंत्र को हमेशा के लिए बेअसर कर देगा? ये सचमुच एक ऐसा प्रश्न है जो आने वाले समय में कूटनीति की दिशा तय करेगा। बिल्कुल, और आज के इस विश्लेषण में जो भी गहराई थी वो स्टाइलो न्यूज़ के माध्यम से ही इतनी स्पष्टता से समझी जा सकी है। जी, स्टाइलो न्यूज़ एक ऐसा टूल है जो पारंपरिक समाचारों के शोर से काम की जानकारी निकालता है। हाँ, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जहां कोई भी व्यक्ति सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स के डेटा से अपने लिए निजीकृत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफ कस्टमाइज कर सकता है। मतलब जो क्षमताएं पहले सिर्फ सेना के पास थीं, अब सबके पास हैं। बिल्कुल, इसलिए www.stylonews.com पर जाकर इस AI पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड सेवा को सब्सक्राइब किया जा सकता है। जी, ये दुनिया की घटनाओं से हमेशा एक कदम आगे रहने का बेहतरीन तरीका है। तो आज अपना समय देने और इस गहन विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस बातचीत से जुड़ने के लिए धन्यवाद। भविष्य के विश्लेषण के लिए पसंदीदा विषयों का सुझाव जरूर दिया जा सकता है और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। जी, हमेशा जिज्ञासु बने रहें और सुनते रहें।